बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैं न्यू सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रही हूँ, ये बीकॉम का जो एक सब्जेक्ट बीकॉम पार्ट 2 का है, इनकम टैक्स लॉ उसके ऊपर है। और हम जो पंजाब यूनिवर्सिटी की और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जिस बुक को फॉलो करती हैं, इनकम टैक्स लॉ बाय जुल्फ़कार अहमद बौरा, जो कि अजीम अकेडमी की बुक है, मैं उसके थ्रू आपको ये इसके न्यूमेरिकल की सोल्यूशन और इसके टॉपिक समझाऊंगी। इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन या इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। आज का लेक्चर हमारा उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। यहाँ मैं आपको यूं कि बता सकती हूँ कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स जो निकालने के लिए कि कितना टैक्स किसी शख्स की इनकम पे उसे पूरे साल में लगता है, वो निकालने के लिए उसका प्रोसीजर क्या है, वो हम सारा आज एक दफ़ा उसका ओवरव्यू लेंगे। तो उसको समझने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इनकम, कि एक शख्स की टोटल इनकम क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ ईयर शैल बी सम और एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम मेंशन इन सेक्शन 11। हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 11 के मुताबिक किसी शख्स की टोटल इनकम से मुराद है कि उसकी इनकम को इन 5 सोर्सेज जितनी भी है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि एक शख्स ABC, उसकी इनकम उसे सैलरी से जितनी मिल रही है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है उधर उससे वहां से उसे कोई रेंट या उसको सेल करके कोई इनकम आ रही है, बिजनेस से उसका कोई बिजनेस है उससे भी उसको इनकम आ रही है, कैपिटल गेन कोई उसकी कैपिटल गुड्स थी जो उसने सेल की हैं उससे उसको कोई गेन हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इन चारों के अलावा किसी और सोर्स से इनकम आ रही है। फॉर एग्जांपल शेयर के सेल एंड परचेज से उसको कोई इनकम आ रही है या कोई डिविडेंड आ रहा है। तो ये जो सारी इनकम है, इन सब सोर्सेज से हम इनकम को करते हैं प्लस, जमा करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो हमें टोटल इनकम मिलती है किसी भी शख्स की एक साल। ये इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी और ये पांचों हेड्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो हम मुख्तलिफ 5 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट एक पूरा ओवरव्यू लेते हैं। जब हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टैक्सेबल इनकम, कि कितनी इनकम पे टैक्स लग रहा है वो कैलकुलेट करें। टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है? सेक्शन 9 कहता है कि टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय डिडक्टेबल अलाउंस बट नॉट बिलो जीरो। जीरो से कम नहीं होनी चाहिए, जीरो तक चले जा सकती है टैक्सेबल इनकम। और वो क्या होती है कि टोटल इनकम में से हम डिडक्टेबल अलाउंसेस को निकाल दें, रिड्यूस्ड बाय डिडक्टेबल अलाउंस। अब सवाल ये है कि वो डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है। तो सेक्शन 9 बता रहा है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस ये 5 है। ये 5 अलाउंसेस अगर आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, किसी पर्सन के हैं, तो वो अपनी टोटल इनकम से ये 5 अलाउंसेस निकालेगा तो उसके पास टैक्सेबल इनकम आ गई। फॉर एग्जांपल, पहला है लेस ज़कात पे। अगर किसी शख्स ने ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत कहीं पे ज़कात पे की हुई है, ठीक है, या उसकी ज़कात कहीं पे कटी है। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे पता है, ये इसकी डिटेल नोट 1 में गिवन है यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि हर बैंक अकाउंट फर्स्ट रमज़ान को ज़कात जो भी सेविंग अकाउंट्स हैं या फिक्स डिपॉजिट, उसमें से ज़कात कट कर लेते हैं अगर आपने उन्हें मना नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट, और वो ज़कात कट की जाती है, तो ये आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो किसी भी कहीं पे भी आपने ज़कात पे की है तो वो ज़कात यहाँ से माइनस हो जाएगी। सेकंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 पार्ट 1 सेकंड स्केड्यूल नोट 2। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन किया है, डोनेट किए हैं कोई पैसे या कोई गुड्स, तो वो भी डिडक्टेबल अलाउंस है, वो यहाँ आपकी टोटल इनकम से माइनस हो जाएगा। लेकिन कितना होगा? एक्चुअल अमाउंट और 30% ऑफ इनकम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट कितनी है और 30% आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है। इन दोनों में से जो विच एवर इज लेस, WEL का मतलब है विच एवर इज लेस, जो भी लेस अमाउंट होगी वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब डोनेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस जो स्केड्यूल के अंदर इन्होंने डोनेशन की ऑर्गेनाइजेशन ने लिस्ट दी है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे नोट 2 में उसके नाम दिए हैं: नेशनल ट्रस्ट फंड फॉर डिसेबल्ड, बागी कायदे आजम प्रोजेक्ट कराची,
इसी तरह ये तकरीबन 20 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको डिडक्टेबल अलाउंस, जिसमें जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेमोरियल अवार्ड सोसाइटी भी है, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट सेंटर भी है, और भी 20 तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा, कंट्रीब्यूशन इन वर्कर वेलफेयर फंड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वर्क या उसका कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों साइड पर अगर कोई वर्कर वेलफेयर वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कोई फंड बनाते हैं और उस फंड को के अंदर पैसे डालते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्कर वेलफेयर फंड बनाया, एम्प्लॉयर भी उसमें कुछ पैसे डालेगा, एम्प्लॉय भी इसमें कुछ पैसे अपनी हर मंथ की इनकम में से डालेगा या सालाना इनकम में से डालेगा, कि किसी को भी ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे वर्कर को, तो उससे उसमें से अमाउंट में से लेंड किया जा सके, उधार पे दी जा सके या उसकी हेल्प की जा सके उन पैसों से। तो ऐसे फंड की अगर पेमेंट होगी तो वो जितनी भी पैसे उसमें डलेंगे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट माइनस कर दिए जाएंगे, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चौथा, प्रॉफिट ऑन डेट यूज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64A ये कहता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है वो घर खरीदने के लिए या घर को बनाने के लिए, और उस लोन के ऊपर आप कोई प्रॉफिट या मार्कअप या इंटरेस्ट पे कर रही हैं या रेंट ऑफ शेयर पे कर रहे हैं, शेयर ऑफ रेंट पे कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी चीज़ पे कर रहे हैं लेकिन उसका मकसद क्या था उस लोन का, घर की एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन नए घर की, तो अगर आप उसे पे कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट ऑन डेट या वो मार्कअप यहाँ से माइनस हो जाएगा। लेकिन इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्चुअल अमाउंट यानी जितना आपने मार्कअप पे किया, या 20 लाख, या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इन तीनों में से विच एवर इज लेस, लेसर अमाउंट जो भी होगी इन तीनों में से वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी आपकी टोटल इनकम में से। पांचवा था एजुकेशन एक्सपेंस बाय एन इंडिविजुअल। आप यहाँ पे क्या है कि अगर कोई शख्स उसकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है और वो अपने बच्चों की फी भी पे करता है, एजुकेशन एक्सपेंस बियर करता है, तो उसकी जो एजुकेशन एक्सपेंस है वो डिडक्टेबल फ्रॉम उस टोटल इनकम है, यानी उसे टोटल इनकम में से माइनस किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है 15 लाख से कम हो। अब उसका के लिए क्या इन्होंने रूल दिया हुआ है, 5% ऑफ ट्यूशन फी पेड और 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इनमें से जो भी लेसर अमाउंट होगी इन तीनों में से कंपेयर करके वो हम टैक्स निकाल देंगे। जब आप अपनी टोटल इनकम में से ये 5 चीज़ें या इनमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, इन पांचों पॉइंट्स की नीचे नोट 1, 2, 3, 4, 5 में डिटेल दी हुई है एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात है, अब जब आप टोटल इनकम निकाल लेंगे उसमें से टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे अलाउंसेस को डिडक्ट करके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कि अब हम देखेंगे टैक्स कितना कैलकुलेट होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट। यहाँ पे इस पॉइंट पर आके जब टैक्सेबल इनकम निकाल लेंगे कि एक शख्स की कितनी टैक्सेबल इनकम है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, टैक्स रेट निकालना, कि अब इस शख्स पे जिसकी भी हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं इस पे कितना टैक्स लगता है। तो उसके लिए हमारे पास हर साल स्केड्यूल होता है, इस साल का स्केड्यूल दिखा, ये हमारे पास टैक्स रेट फॉर द ईयर 2020 इस साल के टैक्स रेट है, अप टू 6 लाख 0% कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, ये जो स्केड्यूल है ये सैलरीड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन कौन होता है, ऐसा शख्स जिसकी टैक्सेबल इनकम या तो जिसकी जो टैक्सेबल सैलरी इनकम है वो सैलरी में से है, 75% उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो सैलरी में से आ रही है, तो वो सैलरीड पर्सन कहलाएगा। ठीक है, तो 6 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं है, 0% है। 6 लाख 1 से 12 लाख तक उस पर 5% अमाउंट का टैक्स है, लेकिन 6 लाख एक्सीडिंग मतलब 6 लाख से ऊपर, फॉर एग्जांपल एक शख्स की पे पर ईयर 8 लाख है, तो एक्सीडिंग 6 लाख का मतलब है कि 2 लाख के ऊपर 5% नहीं। खैर ये कैलकुलेशन आपको भी एक क्वेश्चन में करके भी दिखाएंगे, अभी दिखाने का मकसद है ये आपके पास कैजुअल है और इसको आपने कुछ हद तक देखना है।
फिर ये आपके पास सैलरीड पर्सन का पहले दिखाया, अब ये टेबल हमारे पास है नॉन सैलरीड पर्सन का या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। ठीक है, कोई नॉन सैलरीड पर्सन है जो बिजनेस के साथ, जिसका बिजनेस है या और किसी सिनेरियो में आता है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उन पर ये रेट लगेंगे। उनकी 4 लाख तक की इनकम जो है वो एग्जाम्प्टेबल है। तीसरा, इन केस ऑफ कंपनी, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उस पर एक ही रेट लगेगा, दैट इज 29%। प्राइवेट कंपनी पे भी 29%। कोई बैंकिंग कंपनी है तो 35%। मुदारबा कंपनी पे 25%। स्मॉल कंपनी 24% अपनी इनकम पे टैक्स देगी। इनमें स्लॉट्स नहीं है, लेकिन सैलरीड और नॉन सैलरीड पर्सन में आप देख रहे हैं स्लॉट्स बनी हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने, जब हमारे पास टैक्सेबल इनकम आएगी तो हम यहाँ से स्लॉट से देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दैट टैक्सेबल इनकम वो किस स्लॉट में फॉल कर रहा है और उस पर कौन सा रेट जो है इनमें से लगेगा। सेकंड स्टेप, टैक्स ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम शेयर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर किसी शख्स के पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी के कुछ शेयर्स हैं तो वो शेयर टैक्सेबल इनकम में से डिडक्टेबल हैं, उन पे टैक्स नहीं लगेगा। उसका तरीका क्या है कि जितना भी टैक्स पेएबल आपका बन रहा होगा वो आप डिवाइड करेंगे उसे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर ऑफ एओपी पे, और मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन के शेयर को निकाल के जो टैक्सेबल इनकम बनती है, तो और इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो उसमें से लेस कर दी जाएगी। नेक्स्ट, टैक्स डिडक्शन इन सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल्ड पर्सन। अब ये रूल नहीं लगता, लेकिन पहले ही हमारे फाइनेंस एक्ट के मुताबिक, फाइनेंस एक्ट 2018 के बाद ये ओमिट हो गया। अदरवाइज हमारे पास ये गुंजाइश थी, अगर हमारे पास कोई सीनियर सिटीजन या डिसेबल पर्सन है तो उसका टैक्स जो है 50% तक वो माफ है, वो उसमें एग्जम्पशन है उसको। अब सीनियर सिटीजन से क्या मुराद था, उसकी एज 60% से अबव हो, और डिसेबल पर्सन से क्या मुराद है कि उसका जो CNIC है, जो शनाख्ती कार्ड है, वो डिसेबल पर्सन का, उस पर डिसेबल पर्सन लिखा हुआ। नेक्स्ट, हमारे पास जो पॉइंट है, जब हम ये तीनों पॉइंट कर लेंगे तो चौथा पॉइंट है कि क्या जो शख्स जिसकी इनकम आप फाइंड कर रहे हैं क्या वो कोई फुल टाइम टीचर या रिसर्चर तो नहीं। अगर कोई शख्स फुल टाइम टीचर या रिसर्चर है तो उसकी सैलरी में जो है उसकी जो टैक्स है वो 40% एग्जाम्प्ट है, मतलब 40% टैक्स वो पे नहीं करेगा अपनी सैलरी पर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो टीचर या रिसर्चर फुल टाइम हो, और वो जिस इंस्टीट्यूट में है वो इंस्टीट्यूट HAC से रिकगनाइज हो, या किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से रिकगनाइज हो, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज हो जो फर्दर HAC से रिकगनाइज हो। तो कोई ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर अगर कोई टीचर या रिसर्चर है तो वो उसकी सैलरी में से 40% एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या कह रहा है कि अगर आपने, कोई ऐसा शख्स है आपके पास जिसका आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और वो शख्स ने फॉरेन में भी कुछ इनकम अर्न की है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है अली, 5 महीने सऊदी अरब रह के आया है और वहाँ पे उसने कुछ इनकम अर्न की है और वो पैसे पाकिस्तान लेके आया है, और यहाँ पे भी जब पाकिस्तान में रहा तो यहाँ पे भी कुछ इनकम अर्न की है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो पाकिस्तान में अपनी टैक्स प्रोफाइल जमा कराने लगा है तो बोर्ड कहता है कि आपने जो बाहर इनकम अर्न की है उस पर भी टैक्स लगेगा और यहाँ वाली इनकम पे भी आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, तो बाहर अगर उसने इनकम अर्न की है फॉरेन में, उस पर टैक्स लग रहा है, तो अगर उसने फॉरेन कंट्री में उस पर टैक्स पे किया हुआ है और वो दिखा दे, उसकी स्लिप दिखा दे या उसका एविडेंस दे दे कि मैंने ये सऊदी अरब की कंट्री, जो कंट्री है उनको भी टैक्स पे किया है, या जिस भी कंट्री की इनकम है उधर टैक्स पे करके आया हूँ, तो फिर उसको वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, फिर उस इनकम पे उसको टैक्स नहीं लगेगा, वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज रिलीफ या रिबेट। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो पर्सन है उसको रिलीफ या रिबेट अलाउड है। टैक्स में रिबेट या रिलीफ का मतलब टैक्स में थोड़ी छूट अलाउड है। अब वो पॉइंट कौन से हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो 4 पॉइंट हैं।
that is charitable donation according to section 61, section 62 के investment in share, investment in health insurance section 62A, D contribution to approved pension fund section 63। सबसे पहले ए को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, अगर कोई शख्स किसी चैरिटेबल एनजीओ को कुछ चैरिटी देता है, ठीक है, तो वो आपकी उस पे आपको रिलीफ मिलेगा, रिबेट मिलेगा। पहले तो हमने डिडक्टेबल अलाउंस पे बात की थी ना, वो अलग थे, वो उन इदारों में अगर आप दोगे तो डिडक्टेबल अलाउंस में से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर उन इदारों में नहीं दिया, अब ये कौन से इदारे हैं? अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सी? ए, बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, इस्टेब्लिश अंडर फेडरल और प्रोविजनल लॉ, यानी गवर्नमेंट के अंडर कोई बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी है, उसको आपने डोनेशन दिया, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए। बी, कोई ऐसा हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी रन कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को आपने जो है डोनेशन दिया चैरिटेबल पर्पस के लिए। सी, किसी एनजीओ को जो कि टैक्स अथॉरिटी से क्या मुराद है? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कोई एफबीआर से अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, तो आप उसको कोई डोनेशन दिया है, तो इन तीनों सूरतों में आपको डोनेशन जो है वो उस पर कुछ एवरेज रिलीफ या रिबेट दिया जाए, मतलब कुछ परसेंटेज आपको एग्जम्प्ट होगी, वो भी हम आगे देखते हैं कितनी। लेकिन इसको जब आपने डोनेशन दिया तो उस पर एक और शर्त है कि आपकी फॉर्म ऑफ डोनेशन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर कैश में पैसे उन्हें कैश में देते हैं तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एफबीआर। एफबीआर कहता है अगर आप कैश देना चाह रहे हैं तो आपको क्रॉस चेक देना होगा, तो आपको रिबेट या रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। आप क्रॉस चेक देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो सेकंड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई है तो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू उसे कैलकुलेट करेंगे, उतना आपको उसके मुताबिक रिलीफ मिलेगा। फिर अगर आपने कोई गुड्स और आर्टिकल, कोई फर्नीचर या कोई क्लोथ्स या राशन टाइप की कोई चीज़ें या स्पोर्ट्स की आइटम्स या इस तरह कोई भी गुड्स और आर्टिकल्स आपने उस इंस्टीट्यूट को डोनेट किया है, तो बोर्ड उसकी वैल्यू बोर्ड डिसाइड करेगा और उसके मुताबिक उसको जो है रिलीफ पर्सन को दिया जाएगा। अब बोर्ड कौन है यहाँ पर? फिर से एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये तीन चीजें इस तरह से होंगी। लेकिन अब रिलीफ कितना दिया जाएगा? अगर तो कंपनी है तो एक्चुअल डोनेशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस। लेकिन अगर ये रिलीफ किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को देना है तो एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कम होगा विच एवर इज लेस उतना रिलीफ दिया जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि अगर आपने किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में या प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू जो शेयर्स बिकते हैं उनके थ्रू कोई शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो आपको उस पर रिलीफ मिलेगा। या आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई है तो उस पर आपको रिलीफ मिलेगा। बट इसके लिए कुछ ज़रूरी है कि आपने ये जो पॉलिसी खरीदी होगी या ये जो शेयर्स खरीदे होंगे ये कम से कम 2 साल तक आपने होल्ड करने अपने पास, ठीक है। रिलीफ कितना मिलेगा? 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 20 लाख और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शेयर, सुकूक और इंश्योरेंस प्रीमियम, इन तीनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर अमाउंट इज लेसर, जो भी कम अमाउंट होगी उतना रिलीफ मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। सरेंडर ऑफ राइट, अगर कोई शख्स ये शेयर या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है या इस तरह से इस कैटेगरी में आता है और रिलीफ लेता है, लेकिन 2 साल रिलीफ लेने के बाद अभी पूरे नहीं हुए 2 साल और वो उससे पहले ही उसको बेच देता है उस प्रोडक्ट को, उस शेयर को या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो उसको वो रिलीफ वापस करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। 24 मंथ्स तक उस सिक्योरिटी को अपने पास रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप सेल करेंगे तो फिर आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। सी, हेल्थ इंश्योरेंस।
अगर कोई रेजिडेंट हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है अपनी, ठीक है, तो उस पे उसको रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ की मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस कंपनी विच एवर इज लेस। लास्ट पॉइंट है, अगर किसी शख्स ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड किससे हो, एफबीआर से अप्रूव्ड हो, अप्रूव्ड पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उसमें अपने पार्ट का कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसको भी रिलीफ मिलेगा। रिलीफ के लिए क्या ज़रूरी है कि उसके पास वैलिड एनटीएन हो। ये रिलीफ सिर्फ किसी एक स्कीम पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप इस तरह की सिमिलर 2 से 3 स्कीम्स पे रिलीफ ले रहे हो, नो, किसी एक स्कीम पे आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कितना होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टैक्स पेयर, जितने वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस। अब ये रिलीफ मिलता कैसे है, आप चारों में जो भी मेथड के थ्रू आप ले रहे हैं, एवरेज रिलीफ विल बी इक्वल टू टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई करना है इनसे, जो भी अमाउंट एडमिसिबल फॉर एवरेज रिलीफ होगी। अभी हम इसकी डिटेल भी देखेंगे। तो लास्ट स्टेप है इसके बाद, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस। कुछ ऐसी जगह पे भी ऐसा भी होता है कि हमने मोस्ट ऑफ टाइम टैक्स पहले ही काट लिया जाता है और फिर हमें चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कभी प्राइस बॉन्ड निकला हो और वो उसे कैश कराने, उसका इनाम लेने गया हो, तो आप देखिएगा कि वो आपको जब इनाम देंगे तो उसमें से टैक्स काट के बैंक आपको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह के टैक्स को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी पहले ही कट के मिला है। या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर उनकी इनकम पे, सैलरी पे टैक्स बनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पहले ही टैक्स डिडक्ट करती है और टैक्स निकाल के उस शख्स को जो है सैलरी पे करती है। तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होते हैं। इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर आप गौर से देखें तो इनकम टैक्स का एक छोटा सा कॉलम होता है, और आप इनकम टैक्स के नाम पे या टैक्स के नाम पे कुछ अमाउंट पे कर रहे होते हैं, तो ये एडवांस टैक्सेस आपके जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये लास्ट पे आके हम इसको माइनस कर लेंगे अपने, और बाकी जब ये सब माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास जो आएगी वो टैक्स पेएबल होगा, जो शख्स ने, जिसकी भी हम रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, उसने एफबीआर को पे करना। न्यूमेरिकल करने के लिए इनकम टैक्स का आपको इस पूरे प्रोसेस को एक दफ़ा रिव्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराती हूँ। सबसे पहला स्टेप है हमारा टोटल इनकम, यानी हम यहाँ देखिए जो शुरू में बताया था कि आप सबसे पहले अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो कि इन 5 हेड के अंदर आएगी। फिर उसके बाद टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। टोटल इनकम से जब ये 5 तरह के अलाउंसेस माइनस कर दिए जाएंगे तो टैक्सेबल इनकम आपकी कैलकुलेट होगी। टैक्सेबल इनकम के बाद आप कंप्यूटर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करेंगे। उसके लिए सबसे पहले टैक्स रेट निकालेंगे, देखेंगे कि कोई शेयर एओपी के अंदर तो नहीं इन्वेस्टमेंट हुई हुई, आप सीनियर सिटीजन तो नहीं है, वो शख्स टीचर और रिसर्चर तो नहीं है, कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो नहीं है, किसी चीज़ पर उसे एवरेज रिलीफ या रिबेट तो नहीं देनी, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये सब चीज़ें माइनस कर देंगे तो हमारे पास टैक्स पेएबल आएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत छोटी एग्जांपल अभी ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक शख्स है, उसकी टैक्सेबल सैलरी जो है वो 9 लाख है पर ईयर, ये सालाना बात हो रही है। 9 लाख उसकी सैलरी है, जबकि उसकी बिजनेस इनकम है 4 लाख, ठीक है। मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंस स्कीम, वो हाउस फाइनेंस स्कीम पे 50,000 मार्कअप जो है वो पे कर रहा है। उसके बाद कंपनी उसने इन्वेस्टमेंट की है पब्लिक कंपनी शेयर्स में 40,000, और व्हीकल पे वो टैक्स पे कर रहा है, अपनी मोटर व्हीकल पे 750, ठीक है। और टेलीफोन बिल के अंदर भी वो 100 रुपीज़ का जो टैक्स है वो पे करता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस शख्स का टैक्स पेएबल फॉर द ईयर, इस साल उसका कितना टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली
यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके तकरीबन 3 कॉलम होंगे। ठीक, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 कॉलम मैंने अमाउंट के लिए, एक इंटरनल कॉलम, एक एक्सटर्नल कॉलम बना लिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, और टोटल इनकम के लिए हमें चाहिए 5 हेड्स। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों में से हमें क्वेश्चन में 2 सोर्सेज अवेलेबल है, टैक्सेबल सैलरी और टैक्सेबल बिजनेस इनकम। तो हम ये ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको ऐसे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि टैक्सेबल सैलरी जो है वो 9 लाख है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी 9 लाख है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस 4 लाख है। तो उसकी अब टोटल इनकम कितनी होगी? दैट विल बी अबाउट 13 लाख। ओके, 13 लाख उसकी क्या है? टोटल इनकम है। हमने सबसे पहले टोटल इनकम कैलकुलेट की। टोटल इनकम के बाद अब हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम। सेकेंड स्टेप है कि हम इसकी टैक्सेबल इनकम फाइंड करें। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। टैक्सेबल इनकम के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमने इसमें से माइनस करने हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस टोटल इनकम में से। क्या इन 5 में से कोई अलाउंसेस वहां मौजूद हैं? ज़कात, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन वर्कर वेलफेयर, प्रॉफिट ऑन डेट और एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो हम क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास एक आइटम है मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंस स्कीम। ज़कात नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन, किसी डोनेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाउस फाइनेंस स्कीम पे जो मार्कअप पे हो रहा है, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से लेस कर लेना है। तो हम लिखेंगे लेस मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंस स्कीम, लेकिन कितना? 50,000। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इस तरह से उसका रूल क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट एक्चुअल अमाउंट, यानी जितना आपने मार्कअप दिया वो, और 20 लाख, और 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो ये रूल लगाने लगे हैं हम। 50,000 जो कि एक्चुअल यहाँ पे गिवन है, जितना हमने पे किया है मार्कअप, दैट इज 50,000। ठीक है, और 20 लाख और 50% ऑफ टैक्स टोटल इनकम। जो टोटल टैक्सेबल इनकम अभी हमारी आ रही है वो 13 लाख आ रही है, तो इसका 15% लेंगे तो 65,000। तो हमें 3 अमाउंट्स आ गई, 50,000, 20 लाख और 65,000। इनमें से विच एवर इज लेस, तो हम यहाँ पे लगा देंगे विच एवर इज लेस। तो हमारी इसमें से लेस अमाउंट कौन सी है? 50,000। तो 50,000 जो है वो हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी दैट विल बी टैक्सेबल इनकम। लाइन में लिख लेती हूँ। और टैक्सेबल इनकम कितनी है? 12,50,000। 13 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, हमारे पास 12,50,000 आ जाएगा, 12,50,000। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? टोटल इनकम फाइंड कर ली, टैक्सेबल इनकम फाइंड कर ली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? रिवाइज देख लेते हैं ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट, एप्लीकेशन ऑफ टैक्स रेट। तो क्योंकि एक सैलरीड पर्सन है, इसकी मेजर इनकम जो है वो सैलरी से आ रही है,
मोर देन 75%। तो इसको ये सैलरीड पर्सन है, इस पे सैलरीड पर्सन का टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स रेट देखते हैं हमारे पास कितना है जी। ये हमारे पास टैक्स रेट है। टैक्सेबल इनकम जो उसकी है वो 12,50,000 है। तो हम देखते हैं उस पर कितना रेट लगेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि थर्ड स्लॉट में ये शख्स फॉल कर है 12,01,000 से 18,00,000 के बीच में, 12,50,000। तो इस पे टैक्स लगेगा 30,000 प्लस 10% ऑफ एक्सीडिंग 12 लाख। तो हम इसको करते हैं। तो हमारे पास रेट लग रहा है 30,000 डायरेक्ट प्लस 10% ऑफ, इनको माइनस करके, इसको माइनस करके हमारे पास आ रहा है तो माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आ रही है दैट इज 5,000, यानी लिखिए 5,000। तो इट विल बी इक्वल टू 30,000 प्लस 5,000, तो दैट विल बी इक्वल टू 35,000। 35,000 हमारा टैक्स पेएबल है। यहाँ पर इस 12,50,000 पे हम जो टैक्स पेएबल हमारा है वो 35,000। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। क्या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन के शेयर का जिक्र है? यहाँ पे इन शेयर्स का जिक्र है लेकिन पब्लिक कंपनी के हैं, ये एओपी के नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नहीं है। तो हम ये स्किप कर देंगे स्टेप। क्या सीनियर सिटीजन का कोई जिक्र है? नो, ये भी स्किप कर देंगे। क्या कोई टीचर का जिक्र है? नो, ये भी स्किप कर देंगे। कोई फॉरेन टैक्स या कोई फॉरेन इनकम का जिक्र है? नो, ये भी स्किप कर देंगे। अब हमारे पास है एवरेज रिलीफ। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे एवरेज रिलीफ मिल रहा है? तो ये है पॉइंट, जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि एवरेज रिलीफ आपको मिलता है अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर करते हैं, किसी पब्लिक या लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, न्यू शेयर्स परचेज करते हैं। तो इसने शेयर्स परचेज किए, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी शेयर्स की है 40,000। तो इस पे क्या रूल है, आपको एवरेज रिलीफ मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस एवरेज रिलीफ और रिबेट। अब कैल देखते हैं ये क्या है, कितना रिलीफ मिलता है। मैक्सिमम लिमिट 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 20 लाख और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शेयर्स विच एवर इज लेस। तो अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहले एक्चुअल शेयर जो उसमें अमाउंट थी शेयर की वो 40,000 थी। तो वी विल राइट हियर 40,000 और 20 लाख और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा है, ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। तो दैट विल बी 20% ऑफ 125000, so it will be equal to 2,50,000। तो यहाँ पे हमारे पास तीन अमाउंट्स आ गई हैं। एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे किया है 40,000, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इसके अलावा 20 लाख, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। और 2,50,000, ये आपने मार्कर से अंडरलाइन करना है इनको पेपर में भी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। इन तीनों में विच एवर इज लेस, लेसर अमाउंट है वो हमने कैटर करनी है एज एवरेज रिलीफ। तो इसमें लेसर अमाउंट 40,000 है, तो हमें 40,000 जो है उसके मुताबिक रिलीफ लेना है। लेकिन रिलीफ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रिलीफ लेना कैसे है। ये टैक्स पेएबल ओवर टैक्सेबल इनकम इनटू अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया।
इसके मुताबिक जो टैक्स पेएबल हमारा बन रहा है दैट इज 35,000। तो जो टैक्स पेएबल हमारा बन रहा है वो यहाँ से ये 35,000 लिया, टैक्सेबल इनकम डिवाइड किया जो कि 12.5 लाख है, और मल्टीप्लाई कर दिया जो कि एडमिजिबल अमाउंट है जो कि 40,000 यहाँ से निकल रही है। तो हमारे पास आ गया 1,120 जो हम यहाँ अपने टैक्स में से माइनस करेंगे, लेस करेंगे। माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी 33,880 जब 35,000 में से 1120 का माइनस करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप एवरेज रिलीफ के बाद है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कोई ऐसा टैक्स तो नहीं जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जनाब टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल 750 और टैक्स पेड विद टेलीफोन बिल 100। तो दो टैक्स पेड इन एडवांस है, वो भी हम यहाँ से लेस कर देंगे। लेस टैक्स पेड एडवांस, ठीक है। ये दो अमाउंट्स हैं तो हम यहाँ पे दोनों के बारे में लिखेंगे ऑन मोटर व्हीकल और इस पे हमने जो टैक्स पे किया दैट इज 750 एंड टेलीफोन बिल यहाँ पे हमने जो टैक्स पे किया दैट इज अबाउट 100। तो ये दोनों अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी 850 जो है 3, सॉरी इसको अंडरलाइन नहीं करना चाहिए था। इसमें से जब हम 850 को लेस करेंगे तो हमारा जो टैक्स पेएबल आएगा दैट विल बी 33,030 रुपीज़। और इसको मैं बोल्ड भी कर देती हूँ। ये हमारा जो टैक्स पेएबल है, ये है हमारा टैक्स पेएबल यहाँ होना चाहिए था टैक्स पेएबल। तो आपने देखा ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना है। ये बहुत ही शॉर्ट में था, अभी हमें इससे लेंथी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे कर दिया। ये छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसके लिए ये पूरा प्रोसीजर अटेम्प्ट किया। सबसे पहले टोटल इनकम फाइंड करनी है 5 सोर्सेज से, फिर टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस करके, फिर उस पर रेट अप्लाई करना है, फिर ये 500-6-7 स्टेप हैं ये अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सब लेस करके हमारे पास टैक्स पेएबल जो है वो आ जाएगा। तो दिस इज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप इस पूरे प्रोसेस को याद ज़रूर कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।